बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं छोटा सा एक कोट पढ़ दूं कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में माल जमा करना और माल जमा करने वाले लोग अल्लाह की नज़र में हकीर हैं, मगर कसरत से सदका करने वाले अल्लाह की नज़र में महबूब हैं। तो हमारी सबसे बड़ी नीयत ये होना चाहिए कि जब भी हम पैसे को कमाएं, पैसे को कमा कर हम अपनी आखिरत के बारे में थोड़ा सा इससे मुतवज्जे रहें कि हमारा जो माल है ये अगर हमारे बाद बच गया या हमारे साथ में रह गया, ये वबाल बन जाएगा बनिस्बत इसके कि हम इस माल को आगे अल्लाह के राह में दे दें, और अल्लाह के राह में जितना भी माल खर्चा किया जाएगा वो आखिर आदमी के लिए अल्लाह के आदमी की निजात का जरिया बन सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कोशिश करें, जितने भी लोग हैं, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप सबको तौफीक दे कि हम अपने माल को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बनाएं, गरीबों की मदद करने वाले बने, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करने वाले बने, और जितना हो सके राह हक में सदका करने वाले बने। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं एक कोट पढ़ दूं। इन्वेस्टिंग मनी इज द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग रिसोर्सेस इन अ स्ट्रेटेजिक वे टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल। मतलब हम जो मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ये एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने एक गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जो भी ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा कोई गोल है कि मुझे 2025 में इस लेवल पर पहुंचना है। फॉर एग्जांपल मेरा एक गोल है कि मुझे 2025 में अपने बच्चों को दुबई ले जाना है घुमाने के लिए। तो मैं उस गोल के अकॉर्डिंग मेहनत करूंगा, और अपने जितने भी खर्च हो रहे हैं और जितने भी मेरे इन्वेस्टमेंट है, मैं उसको उस एतबार से प्लान करूंगा और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करूंगा। सेम वे में जब आप मार्केट में और शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उस इन्वेस्टिंग के अंदर भी आपका एक प्रोसेस होना चाहिए, जिस प्रोसेस को और जिस स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप उस गोल की तरफ बढ़ेंगे, आपका जैसे जैसे आप देखोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट जब बढ़ रहा है, तो आपको उस गोल की तरफ ऐसा समझ में आया कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे गोल की तरफ जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और जो मेरा टारगेट डेट्स है, उन डेट के टाइम पे मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को अचीव कर लूंगा। ठीक है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आप एक सर्टेन गोल अटैच कर लें, मतलब एक अपना डिसाइड कर लें कि ये मेरा गोल है, इस गोल पे अगर ये हो गया तो मैं इसको एग्जिट कर जाऊंगा या इसमें मैं निकल जाऊंगा। तो उसी को कहते हैं कि इन्वेस्टिंग मनी इज द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग रिसोर्सेज, कि हम अपने कुछ रिसोर्सेज को कमिट कर देते हैं इन अ स्ट्रेटेजिक वे, कि ऐसे मतलब स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग, जिससे हमारे जो स्पेसिफिक गोल्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे गोल्स होंगे, और लोगों ने बहुत सारी नियतें करके शेयर मार्केट में एंट्री की होगी, शरिया कंप्लायंस को सीखा होगा, और सारी चीजों को जो सीखा है, वो सीखने का जो एक वाहिद रीजन था ना, उसके पीछे एक गोल था। उस गोल को हमने फोकस करना छोड़ दिया है कि मैंने इस शेयर मार्केट में एंट्री क्यों की थी, क्या सीख कर, क्या सोच कर, क्या मेरे दिमाग में आया था कि मैं शेयर मार्केट के अंदर एंटर हुआ था। तो जब वो गोल पे आदमी का फोकस रहेगा, आदमी को बार बार अपना गोल याद आएगा कि मेरा गोल ये है, मुझे मार्केट से ये करना है, देन ओनली उसको रियलाइजेशन होते रहेगा कि मैं इस वक्त कहाँ पर अटका हुआ हूँ, कहाँ पर फंसा हुआ हूँ, किन झमेलों में मैं पड़ गया हूँ, जिससे मेरे जो स्पेसिफाइड गोल्स थे वो गोल्स मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है। आपको सारी चीजों को छोड़कर अपने गोल पर फोकस करना है कि मेरा ये गोल था। और इसका सबसे बेटर वे है कि आपको अगर अपने गोल्स को याद रखना है, अपने गोल्स को ध्यान में रखना है, तो आप अपने गोल्स की एक आप इमेज बना सकते हैं, एक फोटो बना सकते हैं, उस पर अपने गोल्स को टाइप कर सकते हैं। उस गोल को टाइप करके आप अपने वॉलपेपर पे रख सकते हैं, आप अपने टेलीग्राम की डीपी बना सकते हैं, आप किसी भी डीपी को या फिर किसी भी अपनी डेस्कटॉप पे आप बैठे हैं तो अपने डेस्कटॉप के सामने अपने गोल को लिख दें, ताकि हर मॉर्निंग, हर हर जब जब आप उस डेस्कटॉप पे बैठ रहे हैं, जब जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, जब जब आप अपनी डीपीज को देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मेरा गोल था, मुझे इस गोल को अचीव करना है।
ना कि मुझे इन झमेलों में पड़ना है जिसको मैं जो मेरा गोल नहीं है और मैं उसके वजह से अपने गोल को कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप देखोगे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में हैं, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में आते हैं, वो मार्केट में पैसे कमाने की बजाय और अपने गोल्स को अचीव करने के बजाय यहाँ वहाँ की चीजों में पड़ गए हैं, और पढ़ने के बाद उनका जो मेन गोल था ना, वो उस गोल को भूल गए। उस गोल को अचीव करने की जरूरत ये थी कि हम लोग में से जितने लोग हैं वो अपने गोल पर एक मर्तबा, दो मर्तबा, दिन में तो कम से कम एक दो मर्तबा रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई मेरा जो गोल है वो गोल किस तरह से है। क्या मैं इस गोल को अचीव कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझे इस गोल के पीछे मैं अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, नहीं लगा रहा हूँ। अगर आपने एफर्ट्स लगाना छोड़ दिया अपने गोल के तय, देन आप समझो कि आपके सामने बहुत बड़े अ, हालात ऐसे आ जाएंगे कि आप मार्केट के एतबार से पूरी चीजों को समझ नहीं पाओगे, और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या होगा, एट द एंड आप कोई आपसे पूछेगा भाई आप तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पिछले कई सालों से, क्या हाल है, मार्केट कैसा चल रहा है, कुछ बताएंगे? तो वो कहेगा भाई मार्केट के बारे में तो पता नहीं, मैंने शेयर मार्केट ज्वाइन की थी, मैंने इससे सुना उससे सुना ये सुना वो सुना, लेकिन भाई सब तो ना सट्टा है, इसको छोड़ दो यार, सब बकवास है, अपने अपने काम में फोकस करो, ये करो वो करो, और उसी में जाकर वो रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने 2 साल 3 साल सिर्फ यहाँ वहाँ की चीजों में लगा दिए, अपने गोल को वो भूल गया। और दूसरी बात अलमिया ये है कि अपने भूलने को भी भूल गया कि मेरा ये गोल था, उस गोल को मैं भूल चुका हूँ। उसको भी वो भूल गया कि अपने गोल को भूलने को भी वो भूल गया कि मेरा कोई गोल मैंने सेट किया था या नहीं किया था, उसको याद ही नहीं है। ठीक है? तो आप लोगों में से जब भी कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जैसे एक बिगिनर है वो जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, उस प्रोसेस को उसको फॉलो करना चाहिए, अपने गोल को सामने रखना चाहिए कि मेरा ये गोल है, इस गोल को मुझे अचीव करना है। ठीक है? और उसके एतबार से जब भी हम शेयर मार्केट में काम करने बैठेंगे, सबसे पहला हमारा ये रीजन होना चाहिए कि ये मेरा गोल है और इस गोल के अकॉर्डिंग मैं मार्केट में काम करने आया हूँ। आप शेयर मार्केट के अलावा आप जिस बिजनेस में लग रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं और जो भी चीजें आपकी, आप जिस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, उस फील्ड में भी आपको एक लेवल डिसाइड होना चाहिए, आपका एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि मैं इस लिए इस काम को कर रहा हूं। जब आपको वो सारी चीजें याद होंगी, जब उस टारगेट को आप अचीव करने की कोशिश करोगे, तब आपका गोल आपका पैशन बन जाएगा। तब आपके काम करने में आपका दिल अंदर से कहेगा कि इसको कर, और उसको करने में आपको खुशी महसूस होगी। और हम लोग जैसे बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर्स की फील्ड से हैं, आप लोगों में से काफी लोग डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, बीओएम से, बीएचएम से, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। उनसे कभी पूछो कि भाई जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको डिप्रेशन में जाने की वजह क्या होती है, तो वो कहते हैं और उनको कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, तो पता चलता है उनको सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जो सेरोटोनिन है ना गाइस, इस सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग के ब्रेन के कॉर्पस क्लोजम से रिलीज होता है। मतलब हमारे, मैं क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जब वो कॉर्पस क्लोजम से जब सेरोटोनिन रिलीज होता है तो आदमी को एक सुकून और एक राहत महसूस होती है, और जिसकी वजह से वो मार्केट में खुश होता है कि हाँ भाई मुझे समझ में आ रहा है, सारी चीजें चल रही है, अच्छा लग रहा है, वो लग रहा है। तो ये चीजें जो हमारा जो सेरोटोनिन रिलीज होना चाहिए, वो काम करके अपने टारगेट को फोकस करके अपने गोल्स को अचीव करके होना चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ की चीजों में लगकर हंसी मजाक कर कर हम अपने गोल को भूल जाएं, और हमारा जो जो हमें रिलैक्स मिलने लगे वो किसी और चीज में मिलने मिलने लगे, बजाय हमारे टारगेट के अचीव होने में या हमारे गोल के अचीव होने में। ठीक है गाइस? तो ये हमारा सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और उस गोल के लिए मैंने अब तक कितनी मेहनत की है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया, देन ओनली आप फोकस करना शुरू कर दें कि आपका आप क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस प्लान के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए, जितने भी लोग इस वक्त लाइव हैं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप अपने गोल को वन लाइन में लिख कर, हमने जो अभी जो लिंक डाली ना उस ग्रुप में डाल दें कि मेरा ये गोल है, या फिर आप अभी लिख लें, क्वेश्चन डाल दें कि मुझे इस गोल को अचीव करना है। आप उस गोल को लिखकर अपने ग्रुप में डाल दें, या अपने आप को मैसेज कर दें, कहीं भी मैसेज करके एक डाल दें गोल कि मेरा ये गोल है, इस गोल को मुझे अचीव करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करना शुरू करें। ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मैं उससे पहले कि हम लोग सारे जितने भी लोग अभी यहाँ पर आए हैं उनको मैं बता दूं कि गाइस हम में से कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है,
सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। हमारे जितने भी ये काम है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस के हैं। हम लोग जितनी भी चीजें शेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो हम मार्केट में करते हैं उसके पीछे एक रिस्क एसोसिएटेड है। उस रिस्क को आप जानते हैं तभी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी चीजें जब आप जेरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं, एंजल में अकाउंट ओपन करते हैं और किसी भी अकाउंट मतलब ब्रोकर्स के पास अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो सारी चीजों का एक आपको कंसेंट देते हैं, आप उनको साइन करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन होता है। सेम वे में जब आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ग्रुप में मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हमारी तरफ से जब भी हम किसी भी स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो आप एक कंसेंट दे रहे हैं कि भाई हमारा इस ग्रुप के एडमिन का और उस ग्रुप का मेरे रिस्क से कोई लेना देना नहीं है। जो भी रिस्क होगा वो मेरा पर्सनल रिस्क है। इस ग्रुप के किसी भी एडमिन का और किसी का भी कोई रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। तो ये सारे डिस्क्लेमर है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं कि हमने क्या डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। जितनी भी चीजें, जितनी भी मार्केट में, जितनी भी ग्रुप में हम जितनी भी चीजें शेयर कर रहे हैं, चाहे मार्केट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे नॉलेज, चाहे वो रिजल्ट्स हो, सारी चीजें जो है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है कि ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। अगर आप डिसीजन लेंगे टुवर्ड्स योर गोल, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए वो डिसीजन लेंगे। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हमारे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे शेयर मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाम करना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे, आप लोगों ने बहुत अच्छा वीकेंड गुजारा होगा और कल की तैयारी के लिए, कल मार्केट का जो पहला दिन है उसकी तैयारी के लिए आप लोग पूरी तरह से रेडी होंगे। ठीक है। प्लीज गाइस, जो जो बीच में अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को म्यूट कर लें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हमारे पास तीन टाइप की एनालिसिस होती है। अभी तक तो आप लोगों में से अक्सर लोगों ने पूछा सोचा होगा कि भाई दो ही टाइप की एनालिसिस होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में जो हम स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग स्टॉक के टेक्निकल्स को देखते हैं। लेकिन आज तक आपसे किसी ने इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में बात नहीं की होगी। क्यों? बिकॉज उसको कोई कंसीडर ही नहीं करता। वो तो समझता है कि जो शेयर मार्केट में दो ही चीज की एनालिसिस होती है, स्टॉक का फंडामेंटल देख लो, स्टॉक का टेक्निकल देख लो और उसके अकॉर्डिंग भी जितना भी चीजें होंगी हम उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में अब जब आप काम करने के लिए आते हो तो आपको तीन टाइप की एनालिसिस देखनी पड़ती है, तीन टाइप की एनालिसिस करनी पड़ती है। और उन तीन टाइप की एनालिसिस में जब जब आप फोकस करते हो, आपको एक नई चीज देखने को मिलती है। या तो आपको टेक्निकल पॉजिटिव दिखेंगे, फंडामेंटल्स नेगेटिव दिखेंगे, या आपको इकोनॉमिकल और फंडामेंटल फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पॉजिटिव दिखेंगे, टेक्निकल नेगेटिव दिखेगा। या ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, टेक्निकल भी पॉजिटिव है, फंडामेंटल भी पॉजिटिव है, बट जो उसकी इकोनॉमिक एनालिसिस है वो नेगेटिव है। तो आपको उसके बेस पे अपना डिसीजन लेना है कि भाई मैं इस वक्त अगर इन्वेस्ट करता हूं इस स्टॉक में, तो क्या मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करके अटक जाता हूं? मुझे पता है कि ये फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है, मुझे पता है टेक्निकली स्ट्रांग स्ट्रांग है, बट जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो है, क्या उस बेस पर मैं इस स्टॉक में एंट्री ले सकता हूं या नहीं? और अब जब आप देखोगे कि ये चीजें जब आप एनालाइज करने लगे हो और जब आपके एनालिसिस में सारी चीजें आने लगी है, तो आपको समझ में आएगा कि गाइस मैं तो जब तक अब तक मैं तो जो एनालिसिस कर रहा था, अब तक तो मैं जिन जिन लोगों की बातें सुन रहा था वो तो सिर्फ मुझे दो चीज बता रहे थे कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, टेक्निकल एनालिसिस कर लो और करने के बाद आप स्टॉक के अंदर एंट्री ले लो। हमने तो अभी तक इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में सोचा ही नहीं कि क्या होता है इकोनॉमिक एनालिसिस। हम में से अक्सर लोग इससे नाआशना है। हम में से अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि इकोनॉमिक एनालिसिस भी कोई चीज है जो हमारे फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को बर्बाद कर सकती है। बिकॉज फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। कि इकोनॉमिक एनालिसिस अगर मजबूत होगी, इकोनॉमिकली जो स्ट्रेंथ है वो अगर स्ट्रेंथ अगर होगी, तभी जाके फंडामेंटल भी काम करेंगे, टेक्निकल भी काम करेंगे। अगर इकोनॉमी ही खराब है तो आपके टेक्निकल्स, आपके फंडामेंटल्स आपको बर्बाद कर देंगे। आप उसमें चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करो, आप स्विंग ट्रेडिंग करो, आप किसी न किसी जगह ट्रैप हो जाओगे।
कोई इसमें से अभी आएगा मुझसे कहने के लिए कि भाई मैं तो कभी मैंने इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में बात नहीं देखी, नहीं पढ़ाई नहीं की, और मैं तो एकदम फुल सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल आप सक्सेसफुल होंगे, बिल्कुल हम हमारी इसमें कोई दो राय नहीं कि बंदा सक्सेसफुल नहीं होगा, सॉरी। लेकिन इकोनॉमिक एनालिसिस बताती है कि आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन कैसे लेना है। अब किस टाइम पर किस स्टॉक को बाय करना है वो कौन बताएगा? इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलते हैं हम इकोनॉमिक एनालिसिस में। देखो, इकोनॉमिक एनालिसिस में हम देखते हैं चीजों को, उसमें हम क्या देखते हैं? इंडाइसेस देखते हैं। इंडाइसेस में देखते हैं कि इस वक्त जो हमारी इंडाइसेस है, फॉर एग्जांपल निफ्टी देख लो, सेंसेक्स देख लो, और ये इंडाइसेस इस वक्त किस लेवल पे चल रही हैं। क्या ये इंडाइसेस एक यूफोरिया में है? क्या ये इंडाइसेस अपने पीक पर है? क्या ये इंडाइसेस अपने बॉटम पे है? क्या हमारे मार्केट में क्या एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है? ये सारी चीजों को देखा जाता है और उसके बेस पे आगे डिसीजन लिए जाते हैं। सेम चीज जीडीपी देखा जाता है कि मार्केट में इस इंडियन हमारी, जैसे हम इंडिया में है तो इंडिया में जीडीपी किस रेट से ग्रो हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या बेसिस पे जीडीपी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे हमारे पास जीएसटी की क्या कलेक्शन हो रहे हैं, और जितनी भी ग्रोथ हो रही है, जितनी भी हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है, वो किस लेवल पर हो रहा है। वो सारी चीजें हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जब उसको एनालाइज करते हैं, जो सारी रिपोर्ट्स आती है, जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आती है, क्रेडिट रेटिंग्स की रिपोर्ट्स आती है, हमारे पास बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की रिपोर्ट्स आती हैं, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती हैं कि इस वक्त इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव है, इस वक्त मार्केट मतलब अट्रैक्टिव है, और यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल है, यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। वो सारी चीजें हम देखते हैं। देन इस वक्त मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है? आप लोगों में से अक्सर लोगों को याद होगा, पिछली मर्तबा जब मार्केट का फॉल आया था, वो फॉल सिर्फ इस वजह से आया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यूएस का इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा था, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मार्केट खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा। तो उसमें आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि यार निफ्टी के सारे स्टॉक्स तो अच्छे हैं, मतलब फंडामेंटली सारे स्टॉक स्ट्रांग है, निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक है, मतलब बहुत स्ट्रांग है। तो जब निफ्टी 50 के स्ट्रांग स्टॉक्स जब गिर रहे हैं, तो उसकी गिरने की वजह क्या है? तो उसके गिरने की वजह यह है गाइस कि इकोनॉमी इस वक्त खतरे में है। जब इकोनॉमी खतरे में होती है ना, इकोनॉमी पे जब बर्डन्स आते हैं, ऊपर से जब प्रेशर आता है, क्रेडिट ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत सारी चीजें जब हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट करना शुरू कर देती है, तो क्या होता है? सारे फंडामेंटल्स और सारे टेक्निकल्स फेल होकर स्टॉक गिरना शुरू हो जाते हैं, मार्केट गिरना शुरू हो जाता है। सेम चीज में आप इन्फ्लेशन रेट देखे हो, इन्फ्लेशन रेट से तो आप सब अक्सर लोग वाकिफ होंगे कि इन्फ्लेशन रेट का क्या इम्पैक्ट हुआ था और मार्केट कितना गिरा था लास्ट ईयर में। और उसके बाद फिर जब मार्च से मार्केट ने जो रिकवरी दी है, और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा है, कितना घटा है, वो सारी न्यूज आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मिलते रहती है, और उसके बाद मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो आप देखते रहते हैं। देन लास्ट में है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में क्या चल रहा है कि जैसे भी फॉर एग्जांपल मैं भी मुफ्ती साहब से बात कर रहा था, मुफ्ती साहब ने कहा कि यार मार्केट में ना बिजनेस बड़ा खराब है। और पहले कैसा होता था कि दिवाली के मौके पर हम एक ही घर के लोग आते थे और सबके लिए कपड़े लेके जाते थे। अब ऐसा हो रहा है कि माँ बाप कपड़े ले नहीं रहे हैं और सिर्फ बच्चों को कपड़े दिला रहे हैं, वो भी एक जोड़ी दो जोड़ी दिला रहे हैं। ईद के टाइम पे भी यही हो रहा है कि लोग एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़े खरीद रहे हैं, सब अपने लिए कपड़े खरीद नहीं रहे हैं। क्या वजह है? क्यों लोग कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे? क्यों लोग परचेजिंग पावर लोगों का कम क्यों हो रहा है? वजह क्या है? तो वजह यह है कि लोगों के ऊपर बर्डन्स बढ़ गए हैं, लोगों के ऊपर जो जो इनकम है वो कम हो गई है, जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सारे जो कंज्यूमर है वो गुड्स को अभी जितनी भी अपनी गुड्स उनको जो खरीदना है, जो भी चीजें उनको बाय करनी है, वो उसके अंदर कटौती कर रहे हैं। कटौती फॉर एग्जाम्पल कटौती कर रहे हैं कि उसके अंदर वो जितनी चीजें मिल रही उस पर राजी है, ना कि वो किसी और चीज में अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने पैसे को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उनको एक डर लगा हुआ है कि आगे ये चीजें हैं, मार्केट पे ये बर्डन्स हैं, इकोनॉमी पे ये बर्डन्स है, ये बर्डन्स मतलब मेरी अर्निंग पे ये बर्डन्स है। तो ये बर्डन्स अगर मुझे प्रॉब्लम देंगे, इश्यूज देंगे, तो क्या होगा कि आइंदा मैं कैसे इन चीजों को टैकल कर पाऊंगा। तो वो सारी चीजें आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में मिलेगी। तो हम में से अक्सर लोग कंज्यूमर हमने कभी नहीं सोचा होगा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में
क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या हम लोग देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप देख लें, आप कपड़े के बारे में देख लें, आप सारी चीजों के बारे में देख लें कि अब जब ये दिवाली की जो शॉपिंग होती है तो इंडियन मार्केट में टेक्सटाइल, ज्वेलरीज एंड जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं, क्योंकि इस सीजन में शादियों का सीजन होता है, इसमें परचेज ज्यादा होता है। तो अब जो रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टर, दिसंबर की क्वार्टर के रिजल्ट, उस रिजल्ट्स में देखा जाए कि क्या परचेजिंग पावर बढ़ा लोगों का, क्या कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा होगा ना गाइस, तो आप देखोगे कि मार्केट में जो स्टॉक पहले पिछले क्वार्टर में ज्यादा भागे थे वो इस क्वार्टर में डबल गिर जाएंगे। क्यों? वजह यह है कि कंज्यूमर इस वक्त मार्केट पर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर इस वक्त चीजों पर और अपनी ग्रोथ पर और आइंदा की अर्निंग्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, तो इसलिए वो इस चीज से दूर हो रहे हैं। ठीक है। तो ये थी एक इकोनॉमिक एनालिसिस में, जस्ट एक बैकग्राउंड मैंने दिया आपको इकोनॉमिक एनालिसिस का। इकोनॉमिक एनालिसिस बहुत डीप है गाइस, आप उसके अंदर जब कभी भी आपको मौका मिले, आप लोग उसको रेफर करें, इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ें, सारी चीजों को देखें, क्रेडिट रेटिंग्स देखें, क्रेडिट रिपोर्ट्स देखें कि किस तरह से क्रेडिट रिपोर्ट में क्या क्या काम हो रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जब उस चीज को रिलेट करेंगे मार्केट से, उस चीज को आप रिलेट करेंगे टेक्निकल से, उस चीज को आप रिलेट करेंगे फंडामेंटल से, देन ओनली विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इस वक्त हमारा जो डिसीजन है वो राइट डिसीजन है, राइट चीज को बाय कर रहे हैं, या फिर हम किसी गलत चीज में फंस रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी, या फिर हम लोग टेक्निकल स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, या फिर हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं गाइस फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग में से अक्सर लोग सिर्फ जाके देखते होंगे, जो भी सारी चीजें हैं वो देख के खत्म करते हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस को ब्रॉड वे में दो चीजों में डिस्क्राइब किया गया है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि इस वक्त इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, और मैनेजमेंट पर कितना भरोसा है, मैनेजमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है चीजों को क्लियर करने में और चीजों को बढ़ाने में, वो क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कितनी इंफॉर्मेशन वो मतलब छुपा रहे हैं, मतलब इससे पहले उनका पास रिकॉर्ड क्या था, तो वो पहले चेक करते हैं कि मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कितना है, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस पिछली कंपनी में कितना था। फॉर एग्जांपल एक कंपनी, बजाज ऑटो की कंपनी, उसके अंदर एक जल्द ही एक नया सीईओ या सीएफओ आइडेंटिटी मतलब अपॉइंट किया गया। तो जब इस नए सीएफओ को, नए सीईओ को अपॉइंट किया गया, तो आपको देखने मिला होगा कि उस स्टॉक के प्राइस या तो बहुत बढ़ गए होंगे, या उस स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा घट गए होंगे। वजह क्या है? कोई बैड न्यूज नहीं है। बैड न्यूज क्या है कि उनको पता है कि जो मैंने जिस ये बंदा जो अब सीएफओ या सीईओ बन के आया है, ये बंदा पिछली कंपनी में भी तो था, लेकिन उसने उस कंपनी के अंदर ये इश्यूज हुए थे, ये प्रॉब्लम्स आई थी, और उस प्रॉब्लम की वजह से ये चीजें क्रिएट हुई थी। तो लोगों का उस पर से कॉन्फिडेंस हट गया, कॉन्फिडेंस हट गया तो लोगों ने उस चीज को और उस स्टॉक को अवॉइड करना शुरू कर दिया कि भाई लास्ट टाइम इसने बहुत इशू क्रिएट किए थे, हो सकता है ये बंदा इस टाइम भी इशू क्रिएट करे। बाद में मैनेजमेंट परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस में देखेंगे कि भाई ये बंदा जो इस वक्त इस कंपनी में ज्वाइन हुआ है, ये इस कंपनी में इससे पहले जो कंपनी में था उसने इसके रेट्स को और उसके प्रोडक्शन को, उसके सेल्स को और उसने कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था। उसने एक डूबती हुई कंपनी को आसमान में पहुंचा दिया था। तो वो बंदा जब नई कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो उसके सारे जो फंडामेंटली जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब वो इंक्रीज होते हैं तो पीपल का उस पर कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आता है वो सारी चीजें मार्केट को मतलब एक बूस्ट देती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाती है, और लोग उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। देन आप देखोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो रहे हैं कि जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट है और जिस फील्ड में वो कंपनी है, जिस सेक्टर में वो कंपनी है, उस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट के जो गवर्नेंस रिपोर्ट्स आ रही है, जो ऑडिट्स आ रहे हैं, जो ऑडिट्स हो रहे हैं, वो किस लेवल पे हो रहे हैं, क्या चीजें उसके अंदर गवर्नमेंट की कितनी उसके अंदर अप्रोच है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट कितना उसमें इन्वॉल्व है उस सेक्टर में और उस सेक्टर की चीजों में, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेम वे में आप बाद में देखेंगे इंडस्ट्रीज एंड कंपटीशन। तो इस ये तो जस्ट इजीली अंडरस्टैंड आप समझ सकते हैं गाइस कि कोई भी कंपनी की कॉम्पिटिटर कितने हैं, क्या वो मोनोपोली कंपनी है, क्या उस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर है, कोई इंडस्ट्री में उसका कोई उसके उससे बड़ा कोई एक्सपर्ट है, वो सारी चीजें आपको
क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखने के लिए मिल जाएंगी। अब उसके बाद हम जाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम में से अक्सर लोग जो है ना वो इस एनालिसिस को छोड़ देते हैं। जब भी हम किसी फंडामेंटल एनालिसिस पे जाते हैं तो इस एनालिसिस को हम भूल जाते हैं। हम किस पे करते हैं, हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। कंपनी का रेवेन्यू देख ली। क्वांटिटेटिव मतलब वो एनालिसिस जिसको आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जिसको आप रिलेट कर सकते हो नंबर्स से। तो आपने कंपनी का रेवेन्यू देख लिया, उसका प्रॉफिट मार्जिन देख लिया, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया, उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस देख लिया कि इस वक्त कंपनी ने एस शेप सिग्मोइड कर्व दिया है, कौन सा ग्रोथ का कर्व दिया है, क्या कर्व दिया है, और जितने फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो सारी चीजें आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मिल जाएगी। तो गाइस आई बिलीव कि आप लोगों को ये सारी डिटेल्स समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस पर, और उससे पहले मैं इस रिकॉर्डिंग को एक बार स्टॉप कर देता हूं।